हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग हेरेडोमार के स्टेडी ग्रोथ मॉडल को पढ़ेंगे। देखिए, हेरेडोमार मॉडल को आप दो तरह से पढ़ सकते हो। आप इसे थियोरेटिकली भी पढ़ सकते हो और आप इसे मैथमेटिकली भी पढ़ सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम लोग हेरेडोमार मॉडल को मैथमेटिकली पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हेरेडोमार मॉडल इन दो इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। पहली इक्वेशन है सेविंग फंक्शन और दूसरी इक्वेशन है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन सेविंग फंक्शन की है और पहले हम इसके राइट हैंड साइड को समझेंगे। तो राइट हैंड साइड पे ये स्मॉल एस है, इट इज एमपीएस। एमपीएस का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और इसको हम लोगों ने कांस्टेंट माना है। ठीक है। अब y क्या है? y है रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t। इसका मतलब है y आपको ये बता रहा है कि नेशनल इनकम में किस रेट से फ्लो होता है एक गिवन टाइम पे, जिसके हम लोगों ने t माना है। अब यहाँ ब्रैकेट में जो t है इसका मतलब है y टाइम का फंक्शन है, यानी y टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो s है रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्लांट सेविंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t। और t अगेन सेविंग जो है वो t का फंक्शन है, यानी कि जो सेविंग है उसको भी टाइम पे माना जा रहा है, टाइम पे मेजर करा जा रहा है। अब ये पूरी इक्वेशन क्या कहती है? ये पूरी इक्वेशन कहती है कि आपकी सेविंग नेशनल इनकम पे डिपेंड करती है। अब नेशनल इनकम पे किस तरह से डिपेंड करती है? वो डिपेंड करता है एमपीएस पे। और जो एमपीएस है उसको कांस्टेंट माना गया है। साथ में एमपीएस की वैल्यू आपको पता है 1 और 0 के बीच में होती है, जो कि स्मॉल एस है। सेविंग इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब है कि इनकम में जितना भी चेंज होता है उसका एक फिक्स पार्ट सेव कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन। अब हम लोग आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो सेविंग फंक्शन है। यहाँ पे अगेन आई है रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्लांट इन्वेस्टमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जो डी बाई डी टी है ये है डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी। अब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t का क्या मतलब है? इसका मतलब है y में t के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन, जिसको हम लोगों ने v माना है, ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनली, वो इन्वेस्टमेंट करा जाता है। देखिए, यानी इन्वेस्टमेंट भी इनकम पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर हम लोगों ने किसी भी तरह का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंड्यूस है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है। तो ये आपका सेविंग फंक्शन हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया। इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं मॉडल के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, हेरेडोमार मॉडल जो डिपेंड करता है वो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। और आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होता है? ये होता है जब आपकी प्लांट सेविंग इक्वल होती है प्लांट इन्वेस्टमेंट की। अब जो सेविंग है आपकी ये, इन्वेस्टमेंट है आपका ये, सेविंग की वैल्यू है ये और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ये। अब हम लोग यहां से टी को इग्नोर कर देंगे, बाद में दोबारा लेंगे। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद ये एस ऐसे रहेगा, वी इसके नीचे आएगा और ये वाई यहां पर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। और जब इंटीग्रेशन का साइन लेंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे।
अंदर 1 बचेगा और इस t को भी इधर ले आएंगे इंटीग्रेशन लेने के बाद। यहां से बचा 1/y और ये बचा dy। तो हम इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, इधर इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि s/v ऐसे ही रहेगा और जब आप 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये t हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोगों ने c1 मान लिया है। आपको पता है कि जब हम लोग किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ में एक कांस्टेंट लिया जाता है जिसको हमने c1 मान लिया है। ऐसे ही यहाँ पर 1/y का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोगों ने c2 मान लिया है। अब हम लोग इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। log y प्लस c2 इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर आएगी v t प्लस c1। देखिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों लिया है, क्योंकि इस मॉडल में जो हमें सॉल्व करना है, हमें नेशनल इनकम की वैल्यू सॉल्व करनी है, नेशनल इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जिस चीज को कैलकुलेट करना होता है हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं। तो log y ऐसे ही रहेगा और ये s/v t प्लस c1 इसको इधर लेके आएंगे माइनस c2 log y इज इक्वल टू svt। अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, c1 एक कांस्टेंट है, c2 भी कांस्टेंट है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने c3 मान लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग log उस साइड लेके जाएंगे और जब log की साइड चेंज होती है तो क्या होता है, जब log की साइड चेंज होगी तो ये इधर आके e हो जाएगा और ये जो वैल्यू थी ये e की पावर बन जाएगी यानी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। यहां मैंने क्या करा है, एक प्रॉपर्टी होती है अगर a की पावर x प्लस वाई है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो a की पावर x इंटू a की पावर y। मैंने वही कंसेप्ट यूज करा है। अब आपका क्या काम है, सबसे पहले तो जो t हम लोगों ने इग्नोर करा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे इसको दोबारा लिख लीजिए। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ और ये ऐसे ही आ गया, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 4। अब हमें करना है क्या है, हमें इस वैल्यू को खत्म करना है। ये कांस्टेंट नंबर है और डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइनली हमें इसको खत्म करना होता है। इसको खत्म कैसे करते हैं, इसको खत्म करने के लिए हम लोग एक इनिशियल कंडीशन का यूज करते हैं। अब लिख लेना यहाँ पर यूजिंग इनिशियल कंडीशन। और इनिशियल कंडीशन क्या होती है, आप इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट करोगे फोर्थ इक्वेशन में, तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, मेरे को रफ करना पड़ेगा। अब देखिए आप t की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, ये y है, t की जगह क्या पुट करोगे 0, e s/v t की जगह क्या पुट करोगे 0 इंटू e की पावर c3। ठीक है, y0 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 0 होगी और किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 में सी इन दोनों की मल्टीप्लाई, सॉरी e की पावर c3 की मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर c3 ही आएगा। तो हम लोगों ने e की पावर c3 की वैल्यू निकाली, क्या आई y0 आई। अब इस की जो वैल्यू ये आई है इसको पुट करेंगे कहां पर, फोर्थ इक्वेशन में। तो हमारे पास होगा ये yt ऐसे ही रहेगा और ये जो e है e की पावर s/v t भी ऐसे ही रहेगी और इसकी जगह आ जाएगा y0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है फिफ्थ इक्वेशन, ये इक्वेशन इस मॉडल का सॉल्यूशन है। अब बात ये आती है कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फिफ्थ जिसको हम सॉल्व करके लेके आए हैं, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन क्या बता रही है, इसके का क्या मतलब है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। तो चलिए इसकी इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। देखिए हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आया था इक्वेशन फिफ्थ, उसको मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है। अब इस इक्वेशन की जो इंटरप्रिटेशन है उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। पहली बात है
This equation is giving the behavior of national income over the time in dynamic equilibrium. डायनेमिक का मतलब होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। अब ये जो इक्वेशन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, नेशनल इनकम है, ठीक है। नेशनल इनकम किस पे डिपेंड करेगी, इस राइट हैंड साइड की इक्वेशन पे, ठीक है। इसलिए ये इक्वेशन बता रही है बिहेवियर ऑफ नेशनल इनकम। ये वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, आपको पता है ये किसके इक्वल आया था, ये आया था इसके इक्वल, और ये कांस्टेंट नंबर है। तो अब नेशनल इनकम किस पे डिपेंड करेगी, नेशनल इनकम हमारी डिपेंड करेगी इस वैल्यू पे। इस वैल्यू पे क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है टी, तो हमारी नेशनल इनकम में इस पे डिपेंड करेगी, इसके साथ है वेरिएबल टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बता रही है आपको बिहेवियर ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का बिहेवियर क्या है, नेशनल इनकम का बिहेवियर ये है कि जो नेशनल इनकम ग्रो करती है वही कांस्टेंट रेट से करती है, और जो कांस्टेंट रेट है वो ये है, ठीक है। नेशनल इनकम में कांस्टेंट रेट से ग्रो करती है, वो कांस्टेंट रेट क्या है, ये है। ये तो हुई थ्योरेटिकली बात, बट आपको ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि नेशनल इनकम कांस्टेंट रेट से ग्रो करती है। अभी कैसे प्रूव करेंगे, ये प्रूव करने के लिए जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी हम इसकी हेल्प लेंगे। देखिए ऐसे ही रहेगा, v को आप इधर ले आइएगा, ये dy अपॉन dt को आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, ये जो y है इसको इधर लेके आना, तो ये 1 के नीचे आ जाएगा। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे भी कांस्टेंट माना था, इसको भी कांस्टेंट माना था। ये क्या है, ये आपको पता है, ये है डेरिवेटिव ऑफ dy विद रिस्पेक्ट टू t, ये है 1 अपॉन y। तो ये टोटल वैल्यू क्या है, ये टोटल वैल्यू है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। ये है नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट। तो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट है, बस। ये था हैरेड-डमार मॉडल के सॉल्यूशन का इंटरप्रिटेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ। टिल देन गुड बाय।